हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने मैथ्स के एग्जाम को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो और कैसे उसमें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हो। और उन बच्चों के लिए भी मैं बातें करने वाला हूं जिन्होंने कभी ना कभी अपने टीचर से ये बात पूछी है कि सर, अगर मान लो मैंने एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिखा और मैंने उसको थोड़ा गलत कर दिया, मान लो मेरे 2 स्टेप सही हैं 2 गलत हैं, तो क्या मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा या मुझे उसमें कुछ नंबर मिलेंगे? तो सारी चीज़ों का प्रॉपर एक सॉल्यूशन कि पेपर में किस स्टेप पे कितने नंबर मिलते हैं, कैसे आपको रफ स्पेस का यूज करना है, पूरी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आप अपना प्रेजेंट पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो तो जो सबसे जरूरी चीज होती है बच्चे के दिमाग में आती है कि क्या मैं सेक्शन वाइज पेपर करूं या ना करूं। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं इस बात के बारे में। देखो, अगर आप लोग सेक्शन वाइज करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है बस क्या होती है कि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, उसका नंबर काफ़ी क्लीन लिखा हो। आपके जो एग्ज़ाम की शीट होती है उसके अंदर इस तरफ आपको अपने क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर को बहुत अच्छे से इलेबरेट करना है, क्योंकि आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन शफल होगा, हमें भी पता है। ये नहीं है कि पूरा ही पेपर आपको आता होगा, अगर आता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप एक क्वेश्चन नंबर अच्छे से कर रहे हो और जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाए तो 2 लाइनें छोड़कर ही अगला क्वेश्चन शुरू करो, इस बात का ध्यान रखो, पेपर अच्छा लगेगा आपका। दूसरी बात, सेक्शन वाइज मत करो पेपर। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं आता और अगर आता है तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज करने वाले को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ना करने वाले को कम नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें आपको कहूँगा कि जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करो ना, तो उन सब क्वेश्चनों को एक जगह करो। जैसे कि देखो, मैंने लिखा भी है कि एमसीक्यू नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब सर, एमसीक्यू अगर जितने भी कर रहे हो, जैसे कि आपको भी पता है कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग 1 2 3 ऐसे होते हैं, है ना। तो उनका एक तो ऑप्शन क्लियर तरीके से लिखो और उसका आंसर भी लिखो, जो भी वर्ड आपका है, जो भी नंबर आपका है, जो भी वैल्यू आ रही है, 30 आ रही है, 35 आ रही है, dy/dx निकालना है, तो उन चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। तो ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। अब बात आती है कि सर, मैं तो चलो 20 क्वेश्चन एक जगह कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई आता नहीं है तो क्या करूँ? एक बात बताओ, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको बाद में याद आया कि भाई इसका तो ये ऑप्शन सही होने वाला है, तो आप चाहो तो बाद में आके भी तो लिख सकते हो ना। बट ऐसे मत करना कि पहले एमसीक्यू के 3 कर दिए और फिर आपने एकदम से कोई बड़ा क्वेश्चन कर दिया, फिर 2 एमसीक्यू कर दिए, क्योंकि एमसीक्यू छोटी सी जगह में आ जाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक ही जगह अटेम्प्ट करना है। कितनी जगह? एक ही जगह सारे एमसीक्यू, चाहे एक पेज पे कर लो, चाहे एक पेज पे लाइन खींच के 1 से लेकर 20 तक लिख दो। इस चीज का खास ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और रहेगी कि आपको कोई पेज बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और पेपर प्रेजेंट करने की बात आ रही हो तो ऐसी गलतियां तो बिल्कुल मत करना जैसा कि इस बच्चे ने करा है। हो सकता है इसकी पूजा कोई हो, लेकिन इस समय आपकी एग्जाम ही पूजा होनी चाहिए। तो इस तरीके की गलतियां नहीं करनी, ये पेपर में बड़ी ही खराब इमेज आपकी बनाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि रफ स्पेस का क्या करना है सर। देखो भाई, रफ स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखो, ये ना एक टॉपर की आंसर सीट है, ठीक है भाई। एक टॉपर बच्चा कैसे पेपर लिखता है, मेरे खुद के भी जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे भी 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 टोटल मिला के। उस समय 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक टॉपर बन जाओ, बनने की कोशिश करो, बिल्कुल बनो, लेकिन आप अपने पेपर को ना एक टॉपर की तरह दिखा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटियों पे ना पैसा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रहते ऐसे हैं कि आपको लगता है यार इस पे तो पैसा होगा ही होगा। तो वैसे चाहे आपको आंसर आता हो या ना आता हो, प्रेजेंट ऐसे करो कि टीचर नंबर देने पे मजबूर हो जाए। अब रफ करने के 2 तरीके हैं, मैं रफ को 2 तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, कहीं पर भी कुछ कर दूँ, नहीं, ये गलत होगा। आप यहाँ पर एक साइड में छोटी सी लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ पर अपने छोटे मोटे रफ करो, या अगर यहाँ नहीं कर सकते तो पूरी शीट के एंड में जाकर एक प्रॉपर एक लास्ट पेज होता है, उसको आप रफ के लिए यूज कर लो, वहां पे कुछ और मत करना। तो ये 2 तरीके से आप रफ कर सकते हो, बहुत तरीके से इसको यूज करिएगा। रफ की बात समझ में आ गई सर। सेक्शन वाइज करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली बात है वो मैंने बता दी। नीट एंड क्लीन एमसीक्यू हो गए। अब हमारे में आ रहा है सबसे बड़ी बिल्कुल जो चैलेंज होता है कि सर, हमें तो लग रहा था कि हमने तो क्वेश्चन गलत कर दिया, तो क्या मुझे उसमें नंबर मिल सकते हैं अगर मेरा एक स्टेप सही है या 2 स्टेप सही है? तो देखो, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो भाई अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप लोग देख सकते हो कि इंटरवल बताना है कि फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
तो 2 नंबर या 3 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझना। ये एक्चुअली में शायद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक एक नहीं होगा, ये हाफ हाफ करके जाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो भाई अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं? सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन को बताना होता है कि भाई फंक्शन हमने लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी, मान लो आपने एफ डैश तक वैल्यू सारी सही निकाल दी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके आगे का आपने गलत कर दिया, तो ये नहीं कि टीचर आपका पूरा पेपर काट देगा, यहाँ तक वो आपको 1 नंबर देगा और फिर लास्ट में अगर आपका आंसर भी सही निकलता है तो वो 1 नंबर देगा। तो ये नहीं है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन काट देगा वो आपका, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। चलिए इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की भी प्रॉब्लम दूर करूँगा। बच्चे सोचते हैं ना इंटीग्रेशन में सर कैसे लिखें, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो देखो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से सीबीएसई, ये जो भी मैं सोर्स यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से निकाल कर लाया हूँ, ठीक है भाई। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करा उसने, अपने क्वेश्चन में बताया कि वो किसको लेट करने वाला है, तो उसको हाफ मार्क्स वहाँ मिल गया। उस लेट करने के बाद जो उसने इक्वेशन को सॉल्व करा, हाँ इसने कुछ ज़्यादा डायरेक्ट करा, आप थोड़ा बहुत इलेबोरेट करोगे उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में उसे पुट करोगे, देख रहे हो ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी बच्चा लिख सकता है, तो आधा नंबर उसे वहाँ मिलेगा। और खुदा ना खास्ता आपका फाइनल आंसर गलत हो गया ना, तो भी 3 में से आपको 2 नंबर मिल चुके होंगे, ठीक है भाई, ये बात को याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ा ही चैलेंज होता है बच्चों के लिए भाई कि ग्राफिकल क्वेश्चन में क्या करें। अब ग्राफिकल क्वेश्चन के मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन होता है उसी को लिखो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इस इक्वेशन की आप वर्किंग भी दिखाओगे, मेन में सॉल्यूशन में इसकी आपको वर्किंग दिखानी है, ठीक है। वर्किंग दिखा दी, फिर उस वर्किंग के नीचे प्रॉपर एक साफ सुथरा ग्राफ बनाओ, अगर हो सके तो ग्राफ का स्केल भी लिख देना। सर ग्राफ का स्केल क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे माना 10, यहाँ आपने माना 20, इधर आपने मान लिया 30, 40, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से कि एक्स एक्सिस पे क्या स्केल मान रहे हो आप और वाई एक्सिस पे क्या स्केल मान रहे हो, तो इस तरीके से स्केलिंग भी कर सकते हो। फिर जैसे ही आपका ग्राफ बन जाएगा तो आप कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। अगर आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और अगर आप फाइनल में वीडियो को देख रहे हो तो भाई ग्राफिकल के लिए आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स भी शो करने पड़ेंगे, आपका आगे जाके चैप्टर आप सीख जाओगे। तो इस तरीके से मार्किंग होती है ग्राफ के पेपर के अंदर कि आपने थोड़ा सा ही लिख दिया, आधा नंबर इसका हो गया, 1 नंबर आपकी वर्किंग का हो गया। पर सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ग्राफ के, 1.5 मार्क्स का ग्राफ होता है, मतलब उसमें जो भी आप चीज़ें प्लॉट करोगे, और ग्राफ के बाद जो आप ये पॉइंट उठाते हो कॉर्नर पॉइंट्स, इसके अलग 1.5 नंबर होते हैं, और फाइनल आंसर देने का आधा नंबर और होता है। तो इस तरीके से 4-5 नंबर का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है भाई। चलिए अब एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी समझ लेते हैं। भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन आना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, बट अटेम्प्ट की बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर आप फर्स्ट टर्म के लिए देख रहे हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फर्स्ट टर्म में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो भाई देखो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पूछा है और फिर इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। तो भाई अगर हम बात करें कि मैंने सिर्फ रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, मेरे को 1 मार्क्स मिल जाएगा, मैंने सिमेट्रिक शो कर दिया, मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा, कभी कभी 1.5 मार्क्स भी हो जाता है इसका, ये टीचर अपने हिसाब से वेरी करता है। बट बात को समझो ना भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव आपको आता है, तो यार उसको अटेम्प्ट करो, 1 मार्क्स वहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव को सॉल्व कर दो, 1 मार्क्स वहाँ मिल जाएगा, तो सर 3 नंबर तो मुझे मिल गए। अब आखिरी वर्किंग अगर आप गलत करते हो थोड़ी बहुत तो 3 नंबर तो मिल चुके हैं ना 5 में से। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करा जाता है। और फिर अगर आपने आखिरी वर्किंग भी अच्छे से कर दी तो भाई वो आधा आधा नंबर करके आपको फाइनल टोटल 5 आउट ऑफ 5 मिल जाते हैं। कई बार ये 5 में से 4 भी हो जाएंगे ट्रांजिटिव तक। बट कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाइज स्टेप्स आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको बस चीज़ों को थोड़ा सा ना दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ यार, मेरे को अगर इतना आता है तो मुझे भरोसा है कि मैंने ये जो करा है मैंने सही करा है, ठीक है। अब एक फाइनल बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर आपको बता दी गई है। अब एक बात बच्चों के दिमाग में बार बार आती है कि सर जिस क्वेश्चन में और लिखा हुआ है उसका क्या करें। भाई कई बार होता है ना कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 22 एक क्वेश्चन लिख दिया और फिर बीच में और आ गया और फिर एक और क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा जब इसका सॉल्यूशन लिखने जाता है ना तो उसको क्या लगता है कि मैं अगर चॉइस के बाद वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ नीचे वाला, तो पहले मैं और लिखूंगा फिर अटेम्प्ट करूंगा। ये गलती मैं भी अपनी 10th क्लास में करता था, लेकिन मैं आपको बहुत इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप बस सॉल्यूशन करके 22 क्वेश्चन को शुरू कर दो
वो टीचर की जिम्मेदारी है कि आपने ऊपर वाला अटेम्प्ट करा या नीचे वाला। टीचर आपको मार्क्स देगा ही देगा, आपको और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और लिखने से क्या होता है, या तो फिर वो एक चॉइस बन जाती है वो आपके आंसर में, कि अब जैसे मान लो आपने ऊपर 21वां करा है, फिर बीच में और लिख दिया और नीचे 22 करा है, तो आप एक न्यूट्रल होके सोचो, आपको ऐसा नहीं लग रहा 21 और 22 इसमें से कोई एक चेक करो, वो गलत बात है। तो आपको और यूज़ नहीं करना है पेपर में, ठीक है। आप बस सीधा अपना सॉल्यूशन लिखो, 22वें क्वेश्चन का आंसर है 22 वाली को टीचर देखेगा कि आपने ऊपर वाला अटेम्प्ट करा या नीचे वाला, वो टीचर की हेडेक होती है। ये बात टीचर ने खुद कही है, तो इस बात को दिमाग में बैठा लो। अब एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई केस स्टडी कैसे करें। देखो केस स्टडी होती है आपकी 4 मार्क्स की, और मैं कह रहा हूँ आज तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया ना, 4 में से 4 तो कईयों को मिले हैं, बट जिसको नहीं भी आता ना उसको भी ऐसा तरीका बताया कि 2 तो उसे मिलते ही मिलते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में 2 या 3 पॉइंट आते हैं पेपर में, 2 या 3 आते हैं, पक्की बात है। अब आपके क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो हमेशा उस वैल्यू को पहले लिख लो। देखो लिख दिया ना इसने, हाँ या ना। फिर अगर आपको समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो dy/dx पूछ रहा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, तो अगर वो बेसिक सी बात भी आप पहले पार्ट में कर दो, जैसे कि इसमें देखो सिर्फ डेरिवेटिव पूछा था, इतना सा पार्ट करने का 2 मार्क्स मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई मेरी जान, इतना बहुत होता है। अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आता तो, और अगर आता है तो यार सबके ले जाओगे, बस पेपर को प्रेजेंट करना सीखो, कि आपको जितना नीट एंड क्लीन पेपर करना आएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमेशा एक पार्ट टफ होगा ही होगा, टफ इन द सेंस कि आपको थोड़ी सी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, और ये केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ जाए, ठीक है भाई। चलो देखो इधर, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज डिक्रीजेज फर्स्ट 3 डेज। देखो मैं पढ़ाने नहीं बैठा, तो मैं ये नहीं सिखा रहा भी कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, एडुकैप्टन के चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आए, एक आपने अटैम्प्ट करा, 4 में से 2 नंबर मिल गया। लो जी, आप बार बार बोलते हो सर पूरे नंबर मिलेंगे या पूरे नंबर कटेंगे या कुछ मिलेंगे कुछ कटेंगे, जवाब आपके सामने है। एक और बात देखो, अब ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, बट इसमें भी तो 2 पार्ट में बांट दिया इसने, कि अगर आप इतना करते हो तो 1 नंबर, इतना फाइनल आंसर के भी देते हो तो 1 नंबर, तो इस प्रकार से भी टोटल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और एक टॉपर पेपर को कैसे लिखता है, यानी जो टॉपर होता है वो अपनी आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करता है, अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई जाने से पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।